गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने कल आप लोग से कहा भी था कि आज आप लोग का सीबीएसई का सैम्पल पेपर स्टार्ट होगा, स्पेशली क्लास 12th का, 10th का भी करवाने वाले हैं जल्द से जल्द, और मैथ का भी करवाने वाले हैं जल्द से जल्द, ठीक है। और मार्च में हमारी हर बैचें लॉन्च हो जाएंगे यूट्यूब पे, जो फ्री ऑफ कास्ट होंगे, ठीक है। फिजिक्स का सैम्पल पेपर आज आपका स्टार्ट होगा, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया था। हर एक क्वेश्चन की बात करूंगा, हर एक क्वेश्चन का चर्चा करूंगा, जितने, हाँ, अगर कोई थ्योरी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो रिकमेंड करूंगा कि उस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है बेटा। अब बहुत ध्यान से देखना है। अब देखिए, सीरियस हो जाइए। सीरियस इसलिए हो जाइए कि टाइम आपके पास नहीं रह गई, टाइम बहुत मिनिमम टाइम है आपके पास, और मैक्सिमम टाइम आपकी चली गई है, तो इसमें आपको सीरियस होना है, ठीक है। सीबीएसई का पहला सैम्पल पेपर है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे स्क्रीन बोर्ड पे है, और आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा टेक एजुकेशनल पॉइंट पे थोड़ा बेटा सब्सक्राइबर और व्यू दोनों आप बढ़ाइए। देखिए, अब करना क्या है, आप सोचते होंगे कि सर मैं सब कुछ पढ़ लिया, सर पेपर क्यों नहीं होता है, सीबीएसई क्या पेपर बुक से नहीं बनाती है। बेटा, सीबीएसई जो होती है फ्रेम करती है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देती है। आप पढ़े होंगे, हेडिंग टू हेडिंग पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग टू हेडिंग सीबीएसई क्वेश्चन नहीं होता है, फ्रेम होती है। और आप सोचेंगे लाइन बाय लाइन मैं एनसीईआरटी पढ़ लूं तब भी मेरा काम हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। एनसीईआरटी भी आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो उससे भी आपका काम नहीं होने वाला है। अगर आपका काम होने वाला है किसी से, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए बेहतरीन ढंग से, और कम से कम 12-15 सैंपल पेपर, पीवाईक्यू, इन लोगों को बेटा अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो बहुत गजब की आपकी बातें बनेंगी और खूब अच्छा स्कोर आप गेन कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं। स्क्रीन पे मेरा पहला क्वेश्चन है, और मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, सीबीएसई सैंपल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और खूब खूबसूरत ढंग से देखेंगे इसको, ऐसा ना हो कि थोड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है बेटा। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following is not the property of an equipotential surface। पहले हमको जानना है, कह रहा है नॉट प्रॉपर्टी, नॉट मतलब कौन नहीं है, कौन नहीं है, इसकी बात करना है। कह रहा है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये तो भैया प्रॉपर्टी है उसकी, क्लियर है। कह रहा है द वर्क डन इज कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है, क्लियर है ना। और फिर क्या कह रहा है, सुन लीजिएगा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ कंसेंट्रिक स्फीयर, इस पे चर्चा करेंगे अभी हम लोग। कह रहा है दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन सही कौन है, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो जानते हो बेटा क्या करती है, वो इस प्रकार से प्रोपेगेट करती है, इस प्रकार से प्रोपेगेट, वो स्फीयर नहीं बनाती है। स्फीयर जो बनाती है वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो चेंज होती है, यूनिफॉर्म वाली कभी स्फीयर नहीं बनाएगी, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कोई पूछे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आता है तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है बेटा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन कौन सही होगा बेटा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, आइए सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करें। सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन की चर्चा की तरफ बढ़ते हैं, और एकदम आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि बहुत ध्यान से काम करना है। पेपर आपका कैसे आता है कैसे नहीं आता है जानकारी होनी चाहिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर, हाँ ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 2 × 10⁵ है बेटा, ठीक है, न्यूटन पर कूलम एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक्सपीरियंस अ टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर, और द चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया। तो क्या क्या गिवन है, पहले उसकी चर्चा कर लें। देखो गिवन में क्या क्या है, गिवन दैट क्या क्या गिवन है, आइए इस पे चर्चा किया जाए। पहला आपका गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, तो E इक्वल कितना है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्लियर है बेटा। और थीटा इक्वल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ठीक है बेटा। और टाउ इक्वल कितना दिया है,
4 न्यूटन मीटर दिया है और उसकी लेंथ कितनी दी है 2L। सीधे याद है डायपोल की लेंथ 2L होती है, कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है टाउ इक्वल PE sin थीटा, ठीक है। तो टाउ इक्वल खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा कहीं खराब ना हो जाए मामला, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो टाउ इक्वल कितना हो जाएगा आपका PE sin थीटा। तो मुझे Q की वैल्यू चाहिए 2L × Q × E sin थीटा। तो Q इक्वल बेटा क्या हो जाएगा टाउ अपॉन 2L sin थीटा, ठीक है। इस पे आप रख के आंसर को निकाल सकते हैं, चलिए निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाउ कितना था 4 था अपॉन 2L कितना था 2 × 10⁻⁻2 था इंटू sin थीटा मतलब 30 डिग्री मतलब 1/2 कितना डिग्री हो जाएगा sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। हाँ एक चीज और भूल गए, E कहाँ जाएगा इंटू E और E इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, E इक्वल हमारा हो जाएगा दिया है 2 × 10⁵ E इक्वल 2 × 10⁵ 2 से तो क्या कर दीजिए कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4। तो चलिए 5 में से 2 क्या बेटा कितना होगा 3 होगा, 3 जाएगा 2 × 10⁻³ इसका मतलब अगर हम देखें तो 2 माइक्रोकूलम मेरे ऑप्शन में कहाँ है 2 माइक्रोकूलम, ऑप्शन नंबर सी होगा सही है, ठीक है बेटा। समझ में आ रही होगी बात, ये चीज ध्यान देना है। और खूबसूरत चीज है जो देखिए क्वेश्चन में क्या है जो दिया रहता है उसको लिख के तब आप इसको निकालिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है उसमें चर्चा करें, आइएगा ध्यान दीजिएगा खूब अच्छे से, ठीक है। और सभी लोग देखेंगे इसको जरूर बताएंगे कमेंट में कि कैसा था वीडियो। अभी स्टार्टिंग है बेटा लेकिन बहुत बेहतर करूंगा ये मैं जानता हूँ। हमारे यूट्यूब पे बैचें चलने वाली हैं, ठीक है। मार्च से सब बैचें स्टार्ट हो जाएंगे, 9 to 12 CBSE UP JEE NEET NDA CUT सब स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। A metallic plate exposed to white light emit electron for which the following color of light the stopping potential will be maximum। याद रखिएगा stopping potential उसका ग्रेटर होता है, इसको पहले आप ध्यानिएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ग्रेटर होती है आपको पता है, लाइट की बात करें एक रेड और सबसे नीचे वायलेट, इन्हीं दो की चर्चा करेंगे। इनका लैम्डा ज्यादा होता है, इनका लैम्डा कम, इनका लैम्डा इंक्रीज करता है, इनका लैम्डा डिक्रीज। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिक्रीज करती है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या करती है इंक्रीज। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रीक्वेंसी वायलेट की इंक्रीज करती है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आइए जल्द से जल्द, जितने जल्दी खत्म होगा उतना बेहतर रहेगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप, ठीक है। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इस चीज को खूबसूरत ध्यान देना है और ऐसा मत करिएगा कि ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। द रिलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस X इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी, ठीक है। लेस देन यूनिटी मतलब X इज लेस देन 1, ये कंडीशन। फिर कह रहा है एंड दैट ऑफ द सब्सटेंस Y इज स्लाइटली 1 मोर मतलब ये X की है और ये ग्रेटर होगा, ये किसका होगा Y का होगा, ठीक है बेटा। इस कंडीशन में डायमैग्नेटिक, इस कंडीशन में आपका पैरा होता है, ठीक है। और फेरो वाले में म्यू इज मच 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 ग्रेटर देन 1, वो आपका फेरो होता है, क्लियर है। तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। X आपका एक डायमैग्नेटिक, अगर लेस होगी तो कौन सा होगा X बनेगा डायमैग्नेटिक और Y क्या बनेगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो ये X आपका डायमैग्नेटिक, Y आपका पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर डी बेटा क्या करेक्ट है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब अच्छे से एकदम ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान देते चलिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हाँ देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज En-13.6 अपॉन m। 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी बात आप लोग जरूर बताइएगा। ऊपर दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी। नेगेटिव साइन इज ऑफ इंडिकेट दैट, देखिए याद रखिएगा
अगर एनर्जी नेगेटिव साइन है का मतलब कम है, जब एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड, इलेक्ट्रॉन इज बेटा बाउंडेड, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। एनर्जी हाई होती तो बढ़ता, तो ऑप्शन हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तुरंत क्वेश्चन को लेते हुए, लेट एकदम नहीं करना है, पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, लेट करेंगे तो काफी ज्यादा आपको परेशानियां हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन सा आ गया है, बड़ा दूर चले गए हम, थोड़ा क्वेश्चन सर्च करें, हाँ 6 वाला था, 6 वाला तो 7 चाहिए था हमको, ठीक है बेटा। 7 क्वेश्चन देखे हम, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने वाले ना थोड़ा गलती कर दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 4 5, चलिए 4 की बात करें, थोड़ा चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें। When alpha particle are sent through a thin gold foil, most of them go straight through the foil because, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, क्या अल्फा पार्टिकल, ये वाला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखिएगा, कह रहा है अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इससे क्या मतलब उसका है, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, हाँ स्टेट तब निकलेगा जब डायलेट नहीं होगा, मतलब कुछ खाली जगह होगी तब स्टेट निकलेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा, सही। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, आइए बेटा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, अब एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, in what direction will the magnetic force be acting on the electron, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखेगा, an electron, ठीक है, is moving along positive x axis in a magnetic field which are parallel to the, ठीक है, और the positive y direction, तो एक देखिए बहुत ध्यान से देखना है मुझे, यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे एक फिगर भी था, तो इस फिगर को नोट नहीं किया बनाने वाले, लेकिन हम फिगर दिखा रहे हैं, ये था, ये ऐसे था, फिगर ये था हमारा, ठीक है बेटा, दिखाएं आपको फिगर, देखिएगा ध्यान से, फिगर ये था, ठीक है, ई एंड बी, कौन था, ई एंड बी का मामला था, तो इसमें अगर देखेंगे आप, तो इसको अगर देखेंगे तो अलोंग जेड एक्सिस होगा, अलोंग जेड, वो भी कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बेटा, इसमें बी वाला सही होगा, नेगेटिव वाला जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 7 ही देख लिया जाए, 7 वाला देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 6 अभी मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.18 ओम रीड्स अप टू 1 एम्पियर, द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड सन टू इंक्रीज द रेंज ऑफ इतना, हाँ ये आपका टॉपिक है, अमीटर वाला टॉपिक है, अमीटर किसमें चेंज होता है, जब सॉरी गैल्वेनोमीटर अमीटर जब चेंज होता है उस टॉपिक से, तो शंट का फार्मूला होता है, क्या होता है उसकी चर्चा करें शंट वाले से, थोड़ा देखिएगा, S इक्वल होता है Ig इंटू G अपॉन I माइनस Ig, ठीक है। कितना दिया गया है, क्या क्या दिया गया, पहले इसकी चर्चा कर लें। आपका दिया गया रेजिस्टेंस G इक्वल दिया गया है 0.81, हाँ Ig हो जाएगा, ठीक है 0.81, और I इक्वल कितना दिया है 1 एम्पियर, ठीक है, और नहीं I इक्वल 10 एम्पियर, I इक्वल कितना रहेगा 10 एम्पियर रहेगा, ठीक है। और फिर क्या है हमारा G हो गया, Ig इक्वल कितना दिया है 1 एम्पियर दिया, ठीक है 1 एम्पियर, शंट पूछा है, S इक्वल Ig मतलब 1 इनटू 0.81 अपॉन I माइनस Ig, तो I आपका कितना है 10 माइनस बेटा कितना हो जाएगा 1, तो हमारा हो जाएगा 0.81 अपॉन 9 मतलब 0.09 एम्पियर, 0.09, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसमें, बी सही होगा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, देखते रहिए ध्यान से, फार्मूला को यूज करिए, सब कुछ यूज करिए, आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं हम, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करें, ये चीज ध्यान दीजिएगा, an electron with angular momentum L moving around the nucleus has magnetic moment given by, magnetic moment पूछा है इसमें, भैया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो कितना होगा, तो इसकी हम चर्चा करें। तो इलेक्ट्रॉन अगर
मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम L मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो m इक्वल फार्मूला होता है, m इक्वल, खूब अच्छे से ध्यान देना नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। क्या m NIA, क्लियर है, ठीक है। I करंट है, A एरिया है, N नंबर ऑफ टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न हमारा 1 है, ठीक है। तो m इक्वल कितना हो जाएगा, IA हो जाएगा बेटा, ठीक है बच्चों। देखिएगा ध्यान से, खूब अच्छे से, खूबसूरत तब समझ में आएगी बात। तो m इक्वल बेटा, आइए चर्चा करें। तो जो हमारा m हो जाएगा कितना हो जाएगा, I मतलब हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इलेक्ट्रॉन है, टाइम t हो जाएगी इनटू पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो t इक्वल बेटा कितना करेंगे, t हमारा कितना हो जाता है, t आपका हो जाता है यार, यहाँ पे आइए देखिएगा, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रख दे। तो 2 पाई r अपॉन बेटा कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, इनटू पाई r बेटा स्क्वायर। चलो v को ऊपर ले जाओ, e इनटू v और इनटू पाई से पाई काटिए, r से r काटिए, बचा कितना, इनटू हटा दीजिए, इनटू का काम नहीं है यहाँ पे, हाँ e इनटू v, देखो पाई से पाई कटा, एक r से r कटा, तो कौन बचा वहां पे, e इनटू v इनटू r, और y कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि भैया जो आपका मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज डिनोटेड बाय L, लेकिन L इक्वल होता क्या है, L इक्वल हमारा होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, mvr होता है। इसका मतलब अगर मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो वो रिलेशन हमारा निकल जाएगा। तो चलें करें, तो कैपिटल M इक्वल, कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट है, याद रखिएगा, स्मॉल m vr इनटू e अपॉन 2m, ठीक है। कैपिटल M इक्वल बेटा, तो दिस इज अ L, EL अपॉन 2m, तो कौन सा ऑप्शन बेटा इसमें सही है, EL अपॉन 2m, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लीजिए ये सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा, पेपर में इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, ऐसा मत करिएगा छोड़ दीजिएगा, छोड़ना है नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। The large scale transmission of electrical energy over long distances done with the use of इसकी बात किया है ट्रांसफार्मर that the voltage output generate in the step up, because ऐसा कब होगा, पहले ध्यान दीजिएगा भैया, ऐसा कब होगा, इस चीज को हमको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। आइए देखा जाए इसको, खूब अच्छे से देखा जाए, खूब बेहतरीन देखेंगे तब। P इक्वल होता है I स्क्वायर इनटू R, ठीक है। P को क्या करना है मुझे, कंज्यूम, एनर्जी आपकी लॉस ना हो, अगर इसकी एनर्जी लॉस नहीं होने देनी है, इसका मतलब करंट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा करंट को। R तो प्रॉपर्टी होती है, R को ना हम तो डिक्रीज कर सकते हैं, ना तो R को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब इसको अगर P इक्वल V इनटू I, अगर I को हम डिक्रीज कर सकते हैं तो V क्या होगा, इंक्रीज होगा। I डिक्रीज हुआ, V इंक्रीज, तभी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब ये फिक्स हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। तो I डिक्रीज, इसका मतलब रिडक्शन ऑफ करंट, क्लियर है। रिडक्शन ऑफ करंट करेंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो वोल्टेज कहां बढ़ता है, स्टेप अप में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है, स्टेप अप में बढ़ता है। फिर बात होती है कि भैया क्या होगा जब मैं करंट को रिडक्शन करूंगा, रिड्यूस करूंगा, तो कट पावर लॉस इज कट डाउन। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ए एंड सी बोथ, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी मतलब आई को हम डिक्रीज करेंगे, वी इंक्रीज करेगा। वी कहां इंक्रीज करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करता है, और पी आपका कांस्टेंट रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए बेटा